नमस्कार। आप सभी के इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम में जो महायुति को जो बम्पर जीत मिली है, 288 में से 234 सीट पर जो कब्जा किया है, वो काफी चौंकाने वाला परिणाम आया है। और जो राजनीतिक पंडित की जो भविष्यवाणी थी उसको कहीं ना कहीं झूठा साबित किया है। इन्हीं सभी विषयों पे बात करने के लिए जो आज हमने आमंत्रित किया है जगदीश मेहता साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो सीधे हम उनको जोड़ते हैं। सर जी नमस्कार, आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी, नमस्कार नमस्कार। सर, आपने भी सर महाराष्ट्र के परिणाम देखे थे, आपने भी कहा था, लेकिन जो आकलन आपने किया था और जो एग्जिट पोल वगैरह थे, जो कहीं ना कहीं सब सर जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक पंडित थे सर, सब फेल हो गए सर, सबकी भविष्यवाणी सर फेल हो गई सर। किस तरह से आप देख रहे हैं सर? इंक्लूडिंग मी, यानी मेरे सहित सभी पॉलिटिकल जिसको एनालिस्ट कहते हैं, जी किसी को ये पता नहीं हो लगा भी कि लोगों में इस प्रकार से मतों का ध्रुवीकरण होगा या भारतीय जनता पार्टी वाली महायुति को इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। ये सही बात है, पहली बात तो वो। लेकिन हमने ये अचूक कहा था, हर चैनल्स पे कहा था कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है, जिसको कैपिटल ऑफ कंट्रीज कहा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कब्जे करके रखेंगी, यानी वो जाने नहीं देंगी। क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अजीत अपना जो शरद पवार वाली जो पार्टी है वो भी, और दोनों में कांटे की टक्कर है, वैसा सब कुछ था। हमने भी वही तो कहा था कि भाई कांटे की टक्कर माना जाएगा तो उसमें जो जो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं या छोटी पार्टी जो है, जिसको अपक्ष कहते हैं, और छोटे दल जो है, इनका रोल बहुत बड़ा होगा, ये हमने कहा था। और जी जैसे कि आपने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी उसमें खरे नहीं उतरे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम भी तो खरे नहीं उतरे हैं। एक बात से उतरे हैं सिर्फ कि ये जो बाजी है पूरे महाराष्ट्र की, वो महायुति कहीं भी किसी भी हालत में गंवाने को तैयार नहीं है। जो कि उनको अभी गिफ्ट में मिल गई वो अलग बात है, समझ जी लीजिए। लेकिन आजकल तो ऐसा हो ही रहा है कि सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट या उसको अपने आप को जो जानकार वगैरह मानते हो, तो ये सभी अभी गलत हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मनोमंथन का विषय है, और वो क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं सर। वो जी इसीलिए है, हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष या भविष्य वेता तो है नहीं, हम नहीं, लोग सही क्या बात। करते हैं, यानी पत्रकार है तो क्या करेंगे, सभी निकटतम सूत्रों को पूछते हैं। लोगों में क्या चल रहा है वो अखबार और मीडिया में आता है, सभी जी को मिला करके आकलन करते हैं कि फिलहाल ऐसी कुछ सिचुएशंस है। अगर हम जो कहें वो जीत जाते और हम जो कहें वो हार जाते, तो हम ही खड़े ना हो जाते। सही बात है सर। इसलिए ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन एक बात ये भी तो कंफर्म करनी पड़ेगी, और ये सही है कान पकड़ करके, कि लोगों में अभी जो उछाल आया है अपने आप सोचने का, उसमें तो हमारे जैसे कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बिल्कुल पिछड़े रह गए। वो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। लेकिन हम जो जितनी बात कर रहे हैं, कि पहले भी हमने कहा था, ये सही, आप पुराने वीडियो अगर क्यों कौन सी चैनल में था वो पता नहीं, बहुत सारी चैनलें होती हैं, मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई एजेंडा नहीं है सर हमारी चैनल पे बोला था। सिवाय, हाँ, सिवाय वैचारिक, यानी जो बटेंगे तो कटेंगे। ये जो जी ये आइडियोलॉजिकल की लड़ाई है। मैंने कहा था कि इसमें न महंगाई वाली बात है, न बेरोजगारी वाली बात है, न हेल्थ की बात है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कुछ नहीं है। मैंने कहा किसी के पास कुछ नहीं देने को भी नहीं। और मैंने ये भी तो कहा था कि ये जो रेवड़ीबाजी दोनों ने की है, जी उनका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। सही बात है। आप, हाँ, उनका भी प्रभाव देखिए। आजकल बोला तो कुछ भी जाता है, लेकिन इतनी बड़ी अगर विजय उनको प्राप्त होनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पहले क्यों नहीं कर पाए और कह पाए कि हम लोग जीत जाएंगे बहुत आसानी से और बहुत बहुमत से। वो भी कोई तो खुल कह के रहे बोल थे भी नहीं कि रहा था सब, सर। हाँ, बिल्कुल, सभी कह रहे थे सबका रोल महत्व का है, और अजीत साहब को भी उसने संभाल के रखा। अगर इतनी बड़ी जो विक्ट्री मिली है,
वो पहले से अगर उनको भी पता होता, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले को, तो शायद अजित पवार का पहले से ही वो कुछ भी निकाल कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि ये योगी साहब, योगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो जो बटेंगे तो कटेंगे, ये जो बात है, ये मैंने उस टाइम भी यही वर्ड्स भी तो यूज किया था। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, आने वाली भारतीय राजनीति का बीज मंत्र होगा, ये मैंने कहा था सर। जी जी सर। ये बीज मंत्र होगा। अभी के बाद जो भी चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें सबसे अहम मुद्दा रहेगा बटेंगे तो कटेंगे, और या फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो इसीलिए, जी, और वो इसीलिए रहा, पूरा सोशल मीडिया जो अभी है हमसे भी ज्यादा पावरफुल, वो सोशल मीडिया में किसी का नियंत्रण नहीं है। इसलिए सही और गलत क्या है वो जब तक आप और हम समझ पाए तब तक तो सब कुछ हो गया होता है। और सभी बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया में विदाउट एनी प्रूफ हम लोग प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया में तो छूट है। तो लोगों के दिलो दिमाग में ये बात अचूक घर कर गई है। ये तो सही बात है कि अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की महायुति को हुई, उसमें ना तो उसका परफॉर्मेंस देखा गया, ना उनकी रेवड़ीबाजी चली, ना नरेंद्र मोदी का कोई ओरा चला। अगर किसी का चला होगा, अगर मानना पड़ेगा, तो वो है योगी आदित्यनाथ। सर लेकिन उनका इसी में, जो, जी सर जी, इसी में सर एक जुड़ा हुआ सवाल है। सर विधानसभा में जनता ने वहां एनडीए को वो दिया, लेकिन वहीं पे नांदेड़ की लोकसभा जो सीट पे जो उपचुनाव हुए हैं, वहां पे सर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो सर ये किस तरह से देखा जाए? और इसी में सर मैं और सवाल में जोड़ लेता हूं सर, कि महाराष्ट्र छोड़ के झारखंड में भी सबसे ज्यादा बीजेपी ने वहां पे मेहनत की है। जितना वहां पे अमित शाह और मोदी ने मेहनत की, वहां उतना महाराष्ट्र में नहीं की थी। और उसके अंदर में और भी जगह जहां पे उपचुनाव हुए थे, वहां पे भी उनको कोई बड़ी कोई जीत हासिल नहीं देखी सर। आपका बिल्कुल वाजिब और सही सवाल है, और जी। उनका जवाब यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों की भौगोलिक स्थिति अलग है, दोनों के वोटर्स अलग है। यहाँ महाराष्ट्र में जो है, वहां घूसपैठियों का प्रश्न नहीं है। जी। यानी ज्यादातर लोग हिंदू है या हिंदूवादी हैं। अगर वो हिंदू नहीं भी है, समझो मुसलमान है, फिर भी वो ऐसे लोग हैं, इनको पता है। जो कॉमन मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूं, ओवैसी वाली बात नहीं है। कॉमन मुस्लिम जो हजारों लाखों लोग हैं, वो भी तो कोई इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ओवैसी के कहने पर भी कुछ भी करे। उनको जी। पता है कि अगर स्थिर शासन किसी का अगर हो सकता है, और विकास वाली बातें अगर हो सकती है, समझ लीजिए, तो फिलहाल कहाँ है वो उनको पता है। यानी वो ओवैसी के कहने से बहक नहीं जाते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं होता, देखिए, तो मैंने कहा कि यही असर तो फिर झारखंड में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे घुसपैठियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वहां भी एक ही तो एजेंडा था, घुसपैठियों वाला, और अमित शाह से लेकर बहुत सारे लोगों ने यही तो कॉमन एजेंडा बनाया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये जो घुसपैठिए लोग हैं उनको हम बाहर निकलेंगे, और यहाँ के स्थानिक जो आदिवासी है उनकी हिफाजत करेंगे, उनके हितों की हिफाजत करेंगे। अभी ये घुसपैठिया जिसको कहा जाता है इन्वर्टेड कोमा में, कि वो कौन, कितने, कहां से, ये किसी को पता नहीं है। और वो लोग जो हैं, वो जिसको भी कह सकेंगे, वो तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही नहीं। ये तो कंफर्म वाली बात हो गई है, क्योंकि सीधी तौर पर से ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर हम सत्ता पे आएंगे तो इनको बाहर खदेड़ेंगे। तो कौन उसको वोट देंगे? तो आपने जो कहा, जिक्र किया, मैं उनसे और एक उल्लेख देता हूं कि वहां शंकर सिंह अपना चौहान साहब, शिवराज चौहान भी वहां पे थे, और आसाम के जो हेमंत बिस्वा वो भी वहां पे थे, प्रभारी बनाए थे। वो कट्टर हिंदू के समर्थक हैं, समझ लीजिए। फिर भी उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र जैसी स्थिति वहां पे नहीं थी। महाराष्ट्र में कोर हिंदूवादी हैं ज्यादातर लोग,
ये मराठी भी जो लोग हैं वो भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का जो कट्टर हिंदुत्व था वो हिंदुत्व को कोराने रख दिया, यानी साइड पर रख दिया, और वो कांग्रेस से लेकर सही जो विपक्षी खेमा है इंडिया वाला, उसमें वो लोग घुस गए समझ लीजिए। ये किसी को वाज नहीं आया, और सिंधिया से लेकर के भारतीय युति तक सबने अपना वोटिंग किया जी। सर इसी में मैंने पूछा कि सर जो नांदेड़ वाली लोकसभा सीट थी, लेकिन वहां पे जिस तरह से कांग्रेस का उम्मीदवार दिया दिखा, तो सर ये क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है? और भी अन्य राज्यों में, जो 20 राज्यों में जो उपचुनाव हुए, वहां पे कोई बड़ी बढ़त बीजेपी को नहीं मिली, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो महाराष्ट्र पे चर्चा करने में लगा हुआ था। झारखंड भी हालांकि जीता, लेकिन झारखंड पे और ये जगह पे और चर्चा नहीं हो रही थी। आज कुछ जो यूट्यूब जो अच्छी अच्छी मीडिया जो है, जो वरिष्ठ पत्रकार लोग, उन लोग का कहना है कि नांदेड़ वाली जो लोकसभा सीट पे जिस तरह जीत हुई, तो क्या सर किस तरह से ये देखा जाए सर, वोटर्स का मन किस तरह से यानी देखते हैं नहीं आप? नहीं, देखिए हम इसलिए इसको इस नजर से देखना चाहिए कि अभी वोटर्स खुद समझदार हो गए हैं सर। देखिए जी ये ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे में भी आ जाए या किसी के कहने पे। देखिए महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में युति को दिया समझ लीजिए, नांदेड़ में नहीं दिया। तो जी वहां के जो वोटर्स है उन लोगों ने देखा, अगर यहाँ प्रश्न ज्यादा जहां भी लगता हो, क्योंकि मुंबई है सबसे जी ज्यादा, महाराष्ट्र हम लोग जब महाराष्ट्र बोलते हैं लेकिन दिखाते हैं मुंबई। मुंबई। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी हो या हम यूट्यूबर्स वाले हो या कोई भी हो, बात महाराष्ट्र की करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में विदर्भवाड़ा भी है और भी सही जगह जो भी कुछ भी है वहां की बातें नहीं होगी, होगी जी बंबई दिखाएगा ज्यादा से मुंबई। ज्यादा, बंबई वाली बात। और वही तो एपी सेंटर जैसा है। तो जो चीज जहां पे अभी लागू हो रही है वहां पे तो हम न हमारा कैमरा गया है, न हमने वहां से उनका मन टटोला है, और ना ही हमने वहां के वोटर्स की मन की बात को जानी है। तो ये ऐसी बात है, जैसे नांदेड़ में आपने कहा कि लोगों ने खुद ब खुद ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, यानी वोटर्स खुद जो है अपने आप अभी निर्णय लेने लगे, अपने उसके खुद की वोट की उसको कीमत होने लगी है। पहले ऐसा नहीं था कि जैसे कि किसी का भी गरीबी हटाओ तो सब लोग वहां वोटिंग कर देते थे कांग्रेस की फेवर में। सबको पता चला थी, जब जब जैसे जैसे पता चलता गया कि भाई ये गरीबी हटती जरूर है, लेकिन ये पार्टी के नेताओं की हटती है और खुद पार्टी की हटती है, हमारी नहीं हटती है। तो फिर धीरे धीरे ये जो सूत्र है वो भी काफी असरदार नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार यहाँ कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो इस प्रकार पूरे महाराष्ट्र में चला। लेकिन आपने जैसे कहा कि नांदेड़ में नहीं चला, नांदेड़ में क्यों नहीं चला? तो वैसे तो 26 सीट गुजरात में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, समझ लीजिए 26 में से 25 सीट लोकसभा की आई थी, एक नहीं आई थी बनासकांठा की, हम लोग जानते हैं, वो गेनीबेन ठाकुर की। हाँ, तो उसमें उसमें क्या हुआ समझ लीजिए। तो ऐसा क्या है कि भाई एक ही सीट में कुछ नहीं हुआ, इसको अजूबा कहते हैं। कि वहां की जो कैंडिडेट्स खड़े भारतीय जनता पार्टी ने रखे थे, उनके खिलाफ स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। जी विरोधी तो होते ही हैं, लेकिन भाजपा वाले भी उनके खिलाफ थे, इनको पसंद नहीं था। और जो लोग, वो लोग जो चाहते हैं उनको नहीं दिया गया टिकट, और दूसरे रेखाबेन चौधरी को दिया गया, तो वो हार गई। क्योंकि उसमें, उसी हार में भारतीय जनता पार्टी वाले असंतुष्ट जिसे हम कहते हैं, उनका भी तो योगदान होता है। और जी उनकी कंपेयर में अगर देखा जाए, देखिए दोनों को तुलना करने के लिए जब हमारे सामने चेहरे आ जाते हैं, तो स्वाभाविक ही हम लोग चेहरा को नक्की करेंगे कि किसको वोटिंग। अभी ये पूरे देश में अगर आज की डेट में दो ही चेहरा सामने रखा जाए, दो ही चेहरा, पक्ष जी नहीं, यार संगठन नहीं, पक्ष नहीं, कुछ नहीं, एक नरेंद्र मोदी हो और एक राहुल गांधी हो, और जी यही चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो पता चले कि वोटिंग कहाँ कैसे होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हुआ, कहा गुजरात में 26 बैठक में सभी जगह जो कुछ भी हुआ ठीक है। यहाँ जिसको टिकट मिलना चाहिए था, लोगों जो चाहते उनको नहीं मिला और रेखाबेन चौधरी को मिला, तो वहां उनके कंपेयर सब होने लगी कि रेखाबेन से ज्यादा एक्टिव कौन है, तो स्वाभाविक गेनीबेन थी और वो जीत गई। नांदेड़ में भी यही तो बात है सर। जी नांदेड़ में भी भारतीय जनता पार्टी वाले के असंतुष्ट लोग जो होंगे, उन लोगों ने भी इतने सक्रिय रूप से काम नहीं किया, आरएस वाले ने भी सक्रिय रूप से काम नहीं किया, और कांग्रेस के जो दिग्गज उम्मीदवार थे तो लोगों को विकल्प मिला। ये जरूरी नहीं कि उसको कांग्रेस का वोटिंग मतलब उनकी फेवर की जाए नहीं की जाए, लेकिन उनका जो वोट था वो पूरा का पूरा उनको मिला। और भारतीय जनता पार्टी का वोट जो उसमें
बट गए सो कट गए, इसलिए वहां पे ये ऐसा हमें एक अजूबा जैसा परिणाम देखने को मिला। जी सर, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चेहरे लोग नहीं जानते उनको सीएम बनाया गया, अभी मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र में जिन इनकी जो बढ़त मिली है, अब आपको क्या चेहरा लग रहा है? देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, शिंदे हो सकते हैं, या कोई नया चेहरा होगा? आपके आकलन क्या है सर? नहीं नहीं, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाएंगे, एकनाथ शिंदे को दिल्ली ले जाया जाएगा मोदी की कैबिनेट में। मैंने पहले भी यही शायद चैनल से लेकर सभी में कहा था कि शिंदे के लिए एक जगह कुआं एक जगह खाई, यानी दोनों तरफ मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना से अलग हो खुद, लेकिन बाकी के जो उद्धव ग्रुप के शिव सैनिक है उनके सामने पंगा तो ले ही लिया है। और जी शिव सैनिक का मिजाज कैसा है पूरा देश जानता है। तो यहाँ विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जी मंत्री न रहो और आपको सेफ रहना हो बंबई में, ये संभव नहीं है, सिवाय कि आपको शिव सैनिकों का सहयोग हो। इसके बजाय शिंदे ने जो भी बगावत की और अपने साथ लेकर के गए, अभी 47 बैठक उनको मिली भी, 57 बैठक उनको मिली भी है, 57 वो अलग बात है, लेकिन सरकार बनाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उनको 132 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और भाजपा पहले से ही मानती है कि मैं बहुत बड़ा भाई हूँ, जो शिवसेना है वो हमारा छोटा भाई है। तो इसी हिसाब से, और अजीत पवार क्यों, वैसे तो लायक जैसे कहा जाए तो शिंदे ही हैं, क्योंकि उसको 57 बैठक मिली है और अजीत पवार जी को तो 49 मिली है। तो अगर इसी हिसाब से लायक माना जाए तो शिंदे ही है, और यही तो शिंदे है जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में ये कहा कि बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है उनके लिए उन्होंने बगावत की है, सत्ता के लिए नहीं। और ये अभी फलीफूद भी हो गया, यानी ये तो जग जाहिर हो गया कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व को साइड पर रख दिया। तो वैसे उस पैमाने से अगर माना जाए तो शिंदे को ही डेप्यूटी सीएम बनाना चाहिए। लेकिन वो खुद मानते हैं शिंदे साहब कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर रहा उसके बाद में अभी मैं उसी के साथ जो पहले मेरे डेप्यूटी थे मैं उनका डेप्यूटी रहूं, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक इसीलिए हो सकता है कि उनको दिल्ली में कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा। और अजीत पवार, क्योंकि उनकी पेट बड़ी क्यों है मैं मान लेता हूं, आपको बता देता हूं। इसी बार जो शरद पवार का रकास हुआ है, यानी उनकी पार्टी एनसीपी शरद पवार जूथ, उनका जो रकास हुआ है, अगर वही रकास जारी रखना है या फिर अजित पवार वाली जो है एनसीपी वही सही है, ये अगर साबित करना है तो अजित पवार को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा शिवसेना को, अपना भारतीय जनता पार्टी वाले को। इसीलिए अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। और वो बरसों से वो भी तो कह रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र भी तो देख रहा है कि वो तकदीर में न जाने क्या लिखा हो कि अजीत पवार हमेशा डेप्यूटी ही चीफ मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। तो वो इसीलिए डेप्यूटी शायद ही रहेंगे, क्योंकि जो विदर्भ वाड़ा है जहां पे एनसीपी का ज्यादा बोलबाला है, वो सबसे मिला करके, यानी शरद पवार जैसे महा खिलाड़ी जिसको कहा जाता है, उनको अगर बिल्कुल कोरोने पर रखना, उनको नकार देना हो, इनको निगलेक्ट करना हो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि शिवसेना तो उनके पास है ही, शिवसेना है, अभी सबसे बड़ा दबदबा और किसका है? ये कोई महाआघाड़ी का दबदबा कोई नहीं है, न तो उद्धव ठाकरे का रहा, न भाई अपना राज ठाकरे का रहा, कोई नहीं। राज ठाकरे को तो एक भी बैठक नहीं मिली, समझ लीजिए उनकी तो पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो खतरे में हो गया। उद्धव ठाकरे ने जो कुछ भी जीता है, फिर भी लोगों के दिलो दिमाग में यही तो है कि उन्होंने पूरा हिंदुत्व को खत्म कर दिया, समझ लीजिए बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व को। उन्हें जाकर के वहां क्षमा याचना की, अपना विधर्मियों के साथ सामने जाकर के, मैं क्षमा अगर चाहता हूं कि हमारे आदमियों ने अगर गिराई हो मस्जिद वगैरह, वो भी वीडियो आए थे, काफी प्रचलित हो गया था। तो सब मिला करके कहा जाए तो शिंदे को दिल्ली में लाया जाएगा, ताकि न तो उनको ये ओरिजिनल जो शिवसेना वाले हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ है, समझ लीजिए कुछ भी बचे कुछ हैं, न उनका विरोध झेलना पड़े और ना ही डेप्यूटी बन करके वो अपने आप को नीचा दिखाना पड़े। तो केंद्र में मिनिस्टर का होना यानी उसका सम्मान बराबर हो गया, समझ लीजिए। तो यही फॉर्मूला हो सकती है कि 2.5 साल पहले, 2.5 साल
और वो भी कहा जाएगा। फिर 2.5 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है राजनीति में, तो एक एक पल की कीमत होती है। पहली 2.5 साल ये देवेंद्र फडणवीस रहेंगे और शिंदे साहब को कहा जाएगा कि अगली 2.5 साल जो है आप रहना, और जब आप रहोगे सीएम तब देवेंद्र फडणवीस को क्या करना, तो उनको बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाएंगे, यानी वो पोस्ट भी कोई कम नहीं है। तो ये मिला जुला करके सब जो राजनीतिक जिसको कहते हैं गलियारों में, कि किसी भी कैसे भी करके ऐसे समीकरण बनाया जाए कि न किसी को हर्ट हो, ना कोई नाराज हो, और सभी का मतलब अपना अपना सम्मान जो है वो बरकरार रहे। ठीक। सर, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो इस तरह से महाराष्ट्र के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर 150 से ज्यादा लोग अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं सर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं सर? ये बेफिजूल की कवायद है सर। जी। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था, केंद्र में जब हुआ तब भी ऐसा ही हुआ था। ये कांग्रेस वाले हर वक्त ऐसा ही करते हैं कि देखिए ईवीएम में घोटाला है वगैरह वगैरह। तो जहां हम्म, वो लोग जीतते हैं वहां पे हम्म, क्या हुआ, वहां ईवीएम था या नहीं था। तो ये जी, इतनी मैं तो कहता हूँ ये फिजूल की बातें हैं। और अपने आप को हास्यास्पद, वो लोग अपने आप को हास्यास्पद वो ठहराते हैं लोगों के बीच में। अब हम्म, हार गए तो हार गए, क्योंकि आप कभी कभी जीतते भी तो हो। अभी यहाँ जी, ज्ञानीबेन ठाकुर अगर जीत गए तो क्या भाजपा वाले कोर्ट में गए थे? नहीं गए, उन्होंने स्वीकार लिया भाई ठीक है, जनता का चुकादा है, जनता का फैसला है, हमें मंजूर है, हम मेहनत करेंगे। तो इसी प्रकार आपके पास न तो कोई आइडियोलॉजी है, आपके पास न तो कोई कॉमन एजेंडा है, आपके साथी पक्षों के साथ मतभेद भी तो है, मतमेल नहीं है, और हम्म, दोनों के एक ही प्रकार के विचार नहीं है। ठीक है, आपकी खुद की पैठ है, यानी शरद पवार इतने बड़े नेता हैं, अपना खुद का जो तजुर्बा है, अपना खुद का जो वजूद है, इसलिए खैर उनके जो कुछ भी बैठकें मिलती है वो मिलती हैं। लेकिन लोग जो है कॉमन, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये फ्लोटिंग वाटर्स, यानी हम्म, वो लोग देखते हैं, किसी को कमिटेड नहीं होते हैं। वो वोटर्स जो है वो मानते हैं कि भाई आपका जिसके साथ कमिटमेंट है, जैसे कि कांग्रेस हुआ या कोई भी हुआ, तो दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, आप सत्ता के लिए ही तो एक हुए हो। और आप में कोई महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, उसका हम्म, भलाई के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इसीलिए ये सब जो अभी कोर्ट में जाने की 150 से ज्यादा लेकर के लोग को कोर्ट में जा रहा, कुछ नहीं होगा साहब। ये तो बहुत सारी बात हो चुकी है पहले भी, लेकिन उसका कोई नतीजा ठीक तरह से आया नहीं आज तक। जी। सर, आज जिस तरह से सदन के अंदर में अडानी को लेकर जो हंगामा हुआ, आगामी दिनों में क्या लग रहा है, विपक्ष कड़े तेवर के साथ में सदन के अंदर गहमा गहमी देखी जाएगी सर? नहीं देखी जाएगी, और यही यही हंगामा होता रहेगा, क्योंकि हम पिछले करीबन 1-2 साल से ये देख रहे हैं कि कीमती का कीमती समय जिसको माना जाता है संसद वाला, वो हर हमेश में ही खत्म हो जाता है। और जी, कांग्रेस हो या ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात है। देखिए, जी, हार जीत जो होती है राजनीतिक गंभीरता वाली बात है, वो ऐसी हार जीत नहीं है। अभी ये राजनीति जो है वो कैरियर हो गई है, प्रोफेशन हो गया है, और ये जो है पूरा कॉरपोरेट कल्चर जैसा हो गया है। इसीलिए इनको हार पचती नहीं है, और इसलिए वो कुछ भी बहाना निकाल करके भी हंगामे ही मचाएंगे। पूरा का पूरा सदन न कभी चलेगा न चलने देंगे ये लोग, समझ लीजिए, ये ऐसा ही करते रहेंगे। और उनको नजर मालूम नहीं क्यों, क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा वाले दूध के धुले हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी तो बहुत सारी हाँ अंगड़ाइयां हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है, सब हर तरह की उसमें भी खामियां हैं। लेकिन जनता ओवरऑल देखती है। जनता क्या देखती है, ड्रोन सिस्टम वाली होती है, जनता की नजर पूरे देश के ऊपर रहती है ऊपर से। तो भाई आप विपक्ष में हैं तो ऐसा कीजिए ना, ऐसा कोई काम कीजिए जैसे कि लोग आपकी तारीफ करें, और ऐसा भी कुछ निकालिए कि मालूम पड़े कि गवर्नमेंट कहाँ गलत है। विपक्ष का तो यही तो काम होता है। विपक्ष जी, यानी हमारे यानी जनता के जो सीसीटीवी कैमरा, जी, विपक्ष विपक्ष यानी हमारा माउ लाउड स्पीकर। जो जी, बात हम कहते हैं, हमारी बात अगर कहीं सुनी नहीं जाती है, तो ये विपक्ष का दायित्व होता है कि वो संसद में मुद्दा उठाए, पूरे देश में उसको हल्ला गुल्ला मचाए और जागृति का काम करे, और शासक पक्ष जो होता है उनको बेफाम होने से बचाए। लेकिन अभी ये हंगामा वाली जो बात है वो कर करके निकल जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात, मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जब आप
हर तरह से गिर जाते हो और ये पूरा जी कैरियर जैसे खत्म हो जाता है कि लोग जैसे कैरियर खत्म होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। 10वीं 12वीं कक्षा के नादान बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी, नापास हो गए तो क्या पूरी दुनिया जैसे खत्म हो गई, वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये लोग जो हैं अपनी इतनी बड़ी हार होती है तो हार पचा नहीं सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी जहां कहीं भी अभी नजीक लोकसभा में भी चुनाव भी तो हुए थे और जहां हम्म, उनकी जीत हुई वहां उसको क्यों ईवीएम अच्छे लगते हैं और जहां हम्म, हार जाते हैं वहां ही ईवीएम क्यों गलत लगते हैं। तो ये तो नादान वाली बातें हैं और ये बरसों से तो चल रही है, ये किसी के हम्म, गले उतरती नहीं है। तो भारतीय हम्म, जनता पार्टी वाले यही तो मुद्दा है कि जिसके हिसाब से वो उन लोगों को कहते हैं कि ये विपक्ष वाले जो है वो बच्चे हम्म, जैसी बातें हरकतें कर रहे हैं, तो यही तो है। और ये नहीं हम्म। करना चाहिए, विपक्ष को बिल्कुल गंभीरता से अपनी बातें रखनी चाहिए लोगों की और लोगों के बीच जाना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है। जी सर यानी महाराष्ट्र में अभी जिस तरह हम अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम, अभी तक कोई सीएम का चेहरा अभी तक नाम नहीं जारी हुआ, लेकिन आपकी ओर से कहना है कि शायद देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए। बिल्कुल सर, यही तो एकमात्र फिलहाल लग रहा है। अगर कुछ भी हो, अगर शांत, क्योंकि ये मालूम है महाराष्ट्र में यही तो एक इंसान है देवेंद्र फडणवीस जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, समझ लीजिए। और सबके लोग सबसे लोकप्रिय आदमी भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरा कि 132 सीट्स जो भारतीय जनता पार्टी जीती भी तो है, तो ये सभी पैमाने से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली वो ही तो, उसमें अभी कोई छोटी बड़ी बात करने की बात भी तो नहीं है, वो हम्म, अधिकार भी है उनका। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेंगे कि एक बार उनको, जब देवेंद्र फडणवीस को कहा कि आप शिंदे की सरकार में डेप्यूटी बन जाओ, तो हम्म, पक्ष के आदेश के अनुसार वो बन गए, समझ लीजिए। ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है सर, क्योंकि एक जी बार जब आप आप पुलिस कमिश्नर हो, उसके बाद में आपको कांस्टेबल बनाया जाए और अगर आप संभाल भी ले, चलो कोई बात नहीं, कांस्टेबल तो कांस्टेबल, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो सही ठीक बात उसी है। प्रकार जिस इंसान ने 5 साल तक पूरा महाराष्ट्र का नेतृत्व किया हो, अगर उसको डेप्यूटी, और डेप्यूटी ये जो कोई वो बंधारणीय होद्दा नहीं है, जी डेप्यूटी का कोई वैसे मीनिंग नहीं होता है, फोटोजेनिक होता है सिर्फ। जिस प्रकार से मेयर राज्यपाल होते हैं उस प्रकार, इवन तो राष्ट्रपति माना जाता है तीनों दलों के, यानी हम्म, सुरक्षा के जो हमारे 3 मुख्य दल हैं उनके बड़े, सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं और सबसे बड़ा उनकी पोस्ट मानी जाती है। लेकिन हमें पता भी तो है ना कि आखिर में क्या है, रबर स्टैंप के अलावा उसकी कोई उपलब्धियां होती नहीं है। कोई अब्दुल जी कलाम होते हैं वो अलग बात है, लेकिन बाकी सब कुछ हमें मालूम है कि कौन उनकी भूमिकाएं क्या होती है, राज्यपाल की भी क्या होती है, हमें सभी पता है। तो ठीक उसी प्रकार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वैसे कोई वो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई वो है ही नहीं, पद नहीं है। लेकिन हम्म, हाँ, कि भाई उसको ऐसा न लगे कि मैं मंत्री सिर्फ रहा हूं, मुख्यमंत्री से लेकर केवल मंत्री रहा हूं, ऐसा न लगे। इसलिए डेप्यूटी, फिर उसके बाद में जो शब्द आता है, डेप्यूटी तो सहो लेकिन चीफ मिनिस्टर, ये जो जी शब्द उनके साथ में लगा हुआ रहता है, तो उनको लगता है, जो भी आदमी ये कुर्बानी देता है उनको लगता है कि मैं खैर पक्ष के लिए थोड़ी कुर्बानी देता हूं, लेकिन मेरे नाम के पीछे लगेगा क्या, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हम्म, और लोगों को देखिए, कॉमन मैन को भी ये शब्दों की जो रचना है वो जी हमारे आपके जैसे जो भी लोग हैं उनके लिए ठीक है। जैसे हम्म, कि गांव में आप जाओ, छोटे छोटे गांव में, वहां खाकी कपड़ा पहन करके कोई भी आएगा, सभी की पोस्ट एक ही होती है, वहां पे डंडा लेकर आएगा वो पुलिस। फिर उसको ये पता नहीं है कि ये सीपी है या डीसीपी है या कांस्टेबल है या पीआई है या कुछ भी हो, एसीपी है, वो कुछ पता नहीं है। खाकी अगर उन्होंने पहनी है तो वो वो पुलिस वाला हो गया। ठीक उसी प्रकार कॉमन मैन जो होते हैं उनको तो डेप्यूटी डेप्यूटी का पता नहीं, चीफ मिनिस्टर शब्द लगता ही है। तो ये मानते हैं कि दोनों कॉमन है, जैसे शिंदे भी है और फडणवीस साहब भी हैं, दोनों चीफ मिनिस्टर है। ये डेप्यूटी डेप्यूटी वाले कुछ बात होती नहीं है, लोगों नहीं के बीच में बात कर रहा हूँ। तो उतनी बड़ी कुर्बानी दे करके उन्होंने एक बार ये संभाल भी तो लिया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद, तो अभी उस हिसाब से भी अभी ये चीफ मिनिस्टर बनने के लायक हैं और हक भी हैं, सब कुछ उनके फेवर में है। और पहले ऐसा हुआ था, शिवराज चौहान की जगह मध्य प्रदेश में दूसरे किसी को बना दिया, यहाँ हम्म, गुजरात में भी तो हमें पता भी नहीं था, और भूपेंद्र भाई आज तक भी चल रहे हैं। ये सब हम्म, हुआ है, ऐसा नहीं कि हम्म, नहीं हुआ है। लेकिन हम्म, अगर महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होने की संभावना इसलिए नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस वो कोई पार्टी के मोहताज भी तो इतने नहीं है, पार्टी के हम्म, समर्पित है, लेकिन इतने मोहताज भी तो नहीं है, उसकी खुद की एक शख्सियत है और उनको इसी तरह से इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसके पहले कि वो खुद मंजूरी दे तो अलग बात है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे अगर कि भाई मैं
देवेंद्र फडणवीस ये चाहता हूं कि मुझे ये दायित्व के अलावा मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए तो सबसे बड़ी बात होगी, वो बात अलग है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को नाराज कर करके ये भारतीय जनता पार्टी वैसा कोई कदम उठाए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एक इतने शॉर्ट नोटिस पे आके हमारे मंच के लिए सर समय निकालते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने पूरा धन्यवाद विस्तार। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में जगदीश मेहता साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव के परिणाम आए हैं और जो सीएम फेस को लेके जो अभी चर्चा बना हुआ है, जिस वक्त हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कोई भी सीएम को लेके कोई अभी सामने बात नहीं आई है। और जिस तरह से अटकलें लगती हैं कि बीजेपी कभी भी कुछ नया करती है, लेकिन जिस तरह से सर का कहना है कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा होंगे, क्योंकि उनकी जो मेहनत है और जो उन्होंने काम किया है, तो वो सबको देखते हुए उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में नए सीएम कौन बनते हैं। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।